बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 21 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर हमारा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है साइफर केस के ऊपर। इस मुकदमे की कई जहतें हैं, वो तमाम जहतें आपके सामने रखेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आज हुआ क्या है और इसके इमरान खान साहब की आज़ादी, जेल से निकलने या इस मुकदमे के ऊपर या उनको कितनी सज़ा होनी है, इस पर क्या असरात हो सकते हैं। पहली खबर ये रखेंगे। दूसरी खबर, आज जो ग्वालमंडेला नवाज शरीफ हैं वो तशरीफ़ लेके गए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर जस्टिस आमिर फ़ारूक उनका मुकदमा सुन रहे थे। वहां पर जस्टिस साहब ने क्या किया, नैब ने क्या किया, क्या ड्रामा लगा वहाँ पर, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और नवाज शरीफ के आने वाले दिनों में जो खबर हमने दी थी, क्या वही दुरुस्त है नवाज शरीफ की सज़ा के बारे में या कुछ और बात होने वाली है, वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर, आज एक सियासी मुलाकात हुई नवाज शरीफ और मौलवी फजल रहमान की। दिखने को तो ऐसे लग रहा था कि एक अमूमी किस्म की नॉर्मल सियासी मुलाकात है। आपको अंदर की स्टोरी देंगे, अंदर की कहानी देंगे कि ये मुलाकात नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात कहीं से कह के करवाई गई, सिफारिश पर करवाई गई और एक बहुत बड़ी मीटिंग के बाद ये मुलाकात तय पाई। और इस मुलाकात के अंदर क्या नई साजिश रची है और क्या किया जाने जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर इससे पहले हम आपके सामने, इस खबर से पहले हम जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त सरफराज बुगटी, हम उनकी खबर आपके सामने रखेंगे। और वो खबर होगी कि वो चाहते क्या हैं इस टाइम, इमरान खान के साथ क्या करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत उन्होंने क्या फ़ैसला कर रखा है, वो खबर आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर साइफर केस की आज हेयरिंग थी। और पहले मैं आपको बता दूं कि इस साइफर केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कौन सी तीन चीज़ें लेकर गए थे जिन पर इंसाफ मांग रहे थे। जो तीन चीज़ें थीं उस पर नंबर 1 पर था कि ये चैलेंज कर रखा था कि ये जो पूरे का पूरा ट्रायल चल रहा है इसकी इजाज़त प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई। इस ट्रायल कोर्ट और ट्रायल को शुरू करने और ट्रायल को कंडक्ट करने का जो प्रोसेस था पूरा, वो गैर कानूनी था। इसकी इजाज़त लेने से लेके इसको कंडक्ट करने का तमाम तरीका गलत था, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। ये पहली दरख्वास्त थी। दूसरी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की थी कि जज की जो तकर्री है वो गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हुई है, उसका जो प्रोसेस है ड्यू वो फॉलो नहीं हुआ, तो इस जज की तैनाती को जो है वो कैंसिल किया जाए। और तीसरी जो प्ली इमरान खान और उनके वकला जो तीसरी बात वहाँ पर लेके गए थे वो थे कि जिस तरीके से खुफिया और इन कैमरा ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, वो गैर कानूनी है, कानून के तकाजे पूरे नहीं करता, इसलिए उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये तीन गुजारिशात थीं वहाँ पर जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके गए थे। आपको याद करवा दूं कि ये केस पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगा था, जिन्होंने इस केस को पहले तो लटकाया 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 लटकाया, कभी ये तारीख कभी वो तारीख, फिर आखिरकार सुना, फिर सुन के उस केस को 1 महीना 4 दिन तक गालिबन मेरा ख्याल, हाँ, 1 महीना 4-5 दिन तक इस फैसले को महफूज रखा, क्योंकि फैसला गैर महफूज था, क्योंकि ये सब कुछ ही गैर महफूज था। मतलब ये ट्रायल भी झूठा था, इसका तरीका भी झूठा था, सारा सारा कुछ तो एक झूठ और फ्रॉड के ऊपर जो है वो बनाया हुआ था। और ये बात डेफिनेटली जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बहुत सीनियर, पढ़े लिखे और काबिल जज हैं, तो उनको पता था कि ये सब कुछ क्या है। तो एक गैर महफूज चीज़ को महफूज करने के लिए फिर उन्होंने फैसला महफूज कर दिया, और फैसला महफूज रहा 1 महीना 4 दिन। उसके बाद उन्होंने ये फैसला जो है ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर दिया। उन्होंने उस फैसले में फरमाया कि जी ट्रायल भी ठीक हो रहा है, ट्रायल की जो इनिशिएशन थी, ट्रायल का जो स्टार्ट था, ट्रायल की जो कंपोजिशन थी, जो जज की तकर्री थी और ट्रायल की इजाज़त थी, और ये सारे का सारा इसमें कानूनी जो पेचीदगियाँ कोई नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और ट्रायल बिल्कुल ठीक चल रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो जेल के अंदर हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इमरान खान के साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक और कानून के मुताबिक हो रहा है, और उन्होंने ये अपील रिजेक्ट कर दी।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो इस पर बेंच टूटा, पहले याद कीजिए। दोबारा बेंच बना तो इसमें जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब और उनके साथ जस्टिस समन रिफत जो हैं वो बैठी और उन्होंने इस मुकदमे को सुनना शुरू किया। मुकदमे के बहुत शुरू में ही जब सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे थे तो वाज़े होता गया कि ये कितना बड़ा फ्रॉड और झूठ के ऊपर इमरान खान के ऊपर मुकदमा है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि ये वही मुकदमा है जिसमें इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद की बात की जा रही है। और हम आपको 2 महीने पहले ये बता चुके हैं कि जज को बता दिया गया है कि कम से कम उम्र कैद या 14 साल से ऊपर की सज़ा देनी है। आपको हमारा 2 महीने पहले का व्लॉग इसमें याद होगा। तो ये वही केस है, बहुत संगीन केस है। लेकिन जब दलाइल सुने हमने सलमान अकरम राजा के तो वाजे हो गया कि ये सब झूठ के ऊपर मबनी है। बहरहाल इस केस को बार बार सुना अदालत ने कई बार और उसके बाद रिकॉर्ड मंगवाया गया। सब कुछ देखने के बाद आज जब फैसला आया तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था उसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुए, मीन वो दुरुस्त साबित हुए और जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनका फैसला गलत साबित हुआ। वो था कि ये पूरे का पूरा ट्रायल जो है ये गलत चल रहा है, इसकी कंपोजिशन ही गलत है, इसकी ये जिस तरीके से इनिशिएट हुआ, इसमें जो कानूनी तौर के ऊपर जो सारी की सारी कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। क्योंकि नॉर्मली कानून ये कहता है कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रखना सामने। मीन कानून का ये नहीं होता कि मुल्ज़िम को सज़ा देनी है या बरी करना है। कानून का ऑब्जेक्टिव, अगर आपने कानून के मुताबिक चलना है तो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। उसके बाद मुल्ज़िम बरी होता है या सज़ा होती है, क्योंकि कानून तो अंधा है, उसने तो शवाहिद देख के, एविडेंस देख के, सच को देख के फैसला करना है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव था हर सूरत इमरान खान को सज़ा देनी है ताकि वो इलेक्शन में ना जा सके, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर सज़ा दी जा सके और इमरान खान को साइड पे रख के और नूरा कुश्ती बनाकर दोबारा से इन चोरों लटेरों की हुकूमत बनाई जाए। ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया गया और फिर उसी के ऊपर काम किया गया। अब जब ये सारा कुछ कर लिया गया तो उसके बाद जल्दबाजी में अकल और होश खो लिया और ऐसे तमाम स्टेप करते गए कि ये जो पूरे का पूरा ट्रायल की फॉर्मेशन थी वही जाली झूठे तरीके से, जाली नोटिफिकेशन, कानून की खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन ऊपर ख़त जो है वो कुछ और लगा रहे हैं छुपाने के लिए, वो सब कुछ किया गया। जब सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और अदालत ने रिकॉर्ड मांगा तो सब कुछ सामने आ गया। तो आज इमरान खान की बहुत बड़ी फतेह ये है कि आज उड़ा दिया है हाई कोर्ट ने उस साइफर के पूरे ट्रायल को। तो अब ये जितनी देर का ट्रायल चल रहा था, जिसमें आपको याद होगा इमरान खान के ऊपर जनाब आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, आज कॉपीज़ तकसीम हो गई हैं, आज गवाह आ गए हैं, आज उन पे जरा हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, वो सब कुछ ज़ीरो हो गया, बैक टू ज़ीरो, बैक टू पवेलियन हो गया। पूरे का पूरा ट्रायल अब दोबारा चलेगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी ये इसलिए है कि इसमें 2 वजूहात हैं कामयाबी की। एक तो ये वाजे हो गया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कितना गलत फैसला दिया और ओपन एंड शट केस जो दूसरे दोनों जजेस को नज़र आया। जाहिर बात है जस्टिस आमिर फारूक उनसे ज़्यादा सीनियर हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको ज़्यादा जल्दी नज़र आ गया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देख के भी अनदेखा किया। तो एक तो उन्होंने जो जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, वो सामने आया और दूसरा इससे ये पता चला कि ये पूरा केस किस तरह जाली तरीके से खड़ा किया गया, बनाया गया। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर कप्तान को फतेह हुई है। अब जब मामला, अगर ये भी ज़हन में रखिए कि सारे केस जो है इतने फ्रॉड पे बने, जैसे ही ये किसी सही जज के सामने जाएंगे, जैसे ही किसी इंसाफ वाली कोर्ट के जहां पर ज़रा सा पूरा इंसाफ ना भी हो, थोड़ा सा इंसाफ भी मौजूद हो, तो ये केस हवा में उड़ जाएंगे। इन उस केसेस के अंदर कोई नहीं। तो एक तो ये बात तय हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर यही वाला केस जाएगा तो बिल्कुल उड़ जाएगा। इंशाल्लाह इमरान खान साहब के लिए सत्ते खैरें होंगी, अनलेस के कोई और प्लान ना बना लिया हो। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इसी केस से रिलेटेड जो सेकंड हिस्सा है वो ये है कि इसके जज की तकर्री बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक हुई है। हमें इससे एतराज़ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जज को बचा लिया गया और कहा गया कि उसका नोटिफिकेशन दुरुस्त तरीके से हुआ था। हालांकि जब प्रोसेस ही पूरा, अदालत एक तरफ कह रही है कि गलत हुआ और वापस जाना, तो जज का प्रोसेस भी तो उसी के अंदर था। फिर तीसरी बात जो इमरान खान लेके गए थे वो थी कि जेल के अंदर जो ट्रायल है वो गलत तरीके से हो रहा है, इन कैमरा हो रहा है, उसे ओपन होना चाहिए।
उसके ऊपर भी अदालत ने, मैं पहले आपको बता चुका था कि उसको कहा जाएगा कि इसमें कानून पूरा किया जाए। हालांकि इस पूरे मुकदमे को देख के हाई कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए था कि ये ट्रायल ही पूरा बदनीति के ऊपर है और ये होना ही नहीं चाहिए और इसको कल अदम करार दे देना चाहिए था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि कानून के तकाजे पूरे करने चाहिए और लग रहा है कि इसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने विलाग में कि कहा यह जाएगा कि फैमिली को, सहाफ़ियों को जाने दिया जाए और फिर जेल में ही ट्रायल कर लिया जाए। तो हालांकि फैसला तो आना चाहिए था कि ओपन कोर्ट में ला के ट्रायल करें, जेल में करने की क्या ज़रूरत है। तो ये तीन चीज़ें थी। फैसले में एक मेजर विक्ट्री है, लेकिन उसके साथ कुछ इम्पेडिमेंट्स भी हैं, कुछ डाउन साइड्स भी हैं उस फैसले की, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। दूसरी खबर जी, आज नवाज शरीफ साहब गए हैं नैब की अदालत में, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर जस्टिस आमिर फारूक के सामने वो पेश हुए। क्या मंजरनामा था, एक मुख्तलिफ अदालत थी, मुख्तलिफ जस्टिस आमिर फारूक थे वहाँ पर। बस जफ्फियाँ ही नहीं पड़ रही थी, बाकी हर तरह का तावन था वहाँ पर। जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शुरू की अपनी समाअत तो उन्होंने पूछा कि आपको, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं, आपको कितनी देर बहस करनी है हजूर? तो उन्होंने कहा कि मैं 4-5 घंटे मुझे चाहिए बस बहस के। और मैंने आपको कहा था ना कि 1-2 पेशियों के अंदर फैसला करने का दिल है, तो वो आज आपको नज़र आ गया अदालत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे, बल्कि मैं इससे भी कम में बहस मुकम्मल कर लूँगा। तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नैब की तरफ देखा और नैब को कहा कि आपको कितनी देर दरकार होगी? उन्होंने कहा जी हमें तो कोई वक्त ही नहीं दरकार, हमें तो आधा घंटा दे दीजिए। सारी दुनिया हैरान होगी कि नैब ने पूरा आधा घंटा मांग लिया। जी हाँ, कितना? पूरा आधा घंटा। कोई 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, पूरे 30 मिनट मांग लिए। जस्टिस आमिर फारूक भी हैरान हो गए। हालांकि जस्टिस साहब का दिल कर रहा था उनको पूछने को कि जब आपने कहना ही ये है कि हमें इनको गिरफ्तार नहीं करना और हम ये मुकदमा नहीं चलाना चाहते, तो इसके लिए आधा घंटा आपने क्या करना है? इसके लिए तो टोटल 7 सेकंड चाहिए जो आपने बात कहनी है। हमें भी पता है आपने क्या कहना है, जज साहब को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है, तो आधा घंटा क्यों मांग लिया? बहरहाल जज साहब ने फिर गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी। जज साहब ने कहा कि जनाब आपको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे। जज साहब ने उन्हें कहा कि वो बेवकूफ़ हो, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, इतना तो जाली ना बनाओ इस सारे काम को, तो थोड़ा सा टाइम तो मांगो, थोड़ा सा एंगेज तो करो, थोड़ी सी तो अदालत चलने दो। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ के इंसानी हकूक़ है ना बुनियादी, उनका भी ख्याल रखा जाए। क्या बात है, अभी तक नहीं ख्याल रखा गया लाडले के इंसानी हकूक़ का। तो उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा यकीनन हम इसको भी देखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। और उसके ऊपर शुक्र है ये फैसला नहीं हो गया कि जाती उम्रा जाके अदालत लगा करेगी और दरवाजे के ऊपर इंसाफ फराहम करेगी अदालत। तो बहरहाल उसके ऊपर जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल ख्याल रखेंगे और हम इसकी रोज़ के रोज़ समाअत करेंगे ताकि नवाज शरीफ साहब को फौरी इंसाफ मिल सके। और पीर वाले दिन से शायद उन्होंने कहा है कि समाअत रख लेते हैं। और उसके बाद अगली खबर और भी इंटरेस्टिंग थी कि नवाज शरीफ साहब के वकील ने नहीं कहा, लेकिन जज साहब ने खुद ही कहा कि जो मेरी दूसरी एक्टिविटी है ना उस दिन, वो जो बाकी तमाम मुकदमे मैंने सुनने हैं, जो डिवीज़नल बेंच में बैठना है, बाकी तमाम काम जो चीफ जस्टिस साहब ने करने, वो मैं नहीं करूँगा उस दिन, मैं बाकी सब छोड़ दूँगा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इंसाफ फराहम करूँगा। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब परेशान हुए, लेकिन फिर संभल के बोले हजूर मैं भी यही तकाजा करने वाला था। तो ज़रा चेक कीजिए, यहाँ जस्टिस आमिर फारूक मांगने से पहले इंसाफ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और बाकी तमाम काम छोड़ दूंगा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का केस सुनूंगा। शुक्र है कहीं आम तातील का ऐलान नहीं हो गया पाकिस्तान के अंदर उस दिन, आखिर गोपाल मंडेला साहब को इंसाफ मिलना है। अच्छा जी, तीसरी खबर की तरफ आते हैं। तीसरी खबर यह है कि मौलवी फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। देखने को आपको ये एक अमूमी मुलाकात लग रही है, ये अमूमी मुलाकात नहीं थी। ताकतवर हलकों ने कुछ सर्वे करवाए हैं, उन सर्वों के रिज़ल्ट आए हैं। उन सर्वों के रिज़ल्ट ऐसे आए हैं कि कंबल कुट चढ़ गई है उसे। मीन इतनी ठंड लग रही है इन सबको कि अब बर्फ़बारी की बातें होंगी और बहुत सारी बातें होंगी, आप सुनेंगे। और उसके अंदर इतने बुरे रिज़ल्ट्स आए हैं। इमरान खान जो पहले 85-86% पे थे, वो 90% को क्रॉस किए खड़े हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के सर्वेज़ की बात कर रहा हूँ। फिर नून लीग ने सर्वे करवाए, फिर लाहौर के अंदर एक खुफिया मीटिंग हुई जिसके अंदर पंजाब पुलिस के जवान भी शामिल थे, मीन अफसरान शामिल थे, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और नून के लोग भी थे। उसमें ये डिस्कशन की गई कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाना है और इलेक्शन वाले दिन को मैनेज
करना है। तो जो हमारी अजीम पुलिस फोर्स है, मीन पंजाब पुलिस, उन्होंने कहा जनाब इस साढ़े बस का रोग नहीं है। जिस तरह की आवाम है, अगर उस दिन वो आ गई और इलेक्शन हो गया और वो पोलिंग स्टेशन पे आ गई तो वो फटियाँ खेड़ के रख देगी, फटियाँ भन देगी और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। 20-25 हज़ार बंदा अगर हमने लगाना है, लाहौर की सीटें गिनिए, एमपीए की कितनी है और एमएनए की कितनी है, कहाँ कहाँ कितने कितने बंदे किस पोलिंग स्टेशन पे लगाएंगे, तो ये मामला हो नहीं सकना। हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, मैनेज आप ही करें। तो उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब मौलवी फ़ज़ल को मिले हैं। आज की मुलाकात की साजिश ये है कि अब मौलवी फ़ज़ल को ये टास्क दिया गया है कि इलेक्शन, भाई साहब किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी करवाएं, इलेक्शन को डिले करवाएं, क्योंकि इन हालात में अगर कप्तान के हत्थे चढ़ गए तो कप्तान ने हमारा सियासी तिक्का बूटी कप्तान और अवाम ने मिलकर कर देना है। तो किसी तरीके से बचें, केसेस शेसेस तो माफ़ हो रहे हैं। अपना ही बैठा हुआ मुंडा काकड़, उसको चलाने दें फ़िलहाल गाड़ी, मीन कैलेंडर को बिठाया हुआ है बस चलाने के लिए, वो चलाएं अभी फ़िलहाल और इलेक्शन मुलतवी करें और थोड़ा और वक्त लेके इमरान खान और अवाम का कोई सदेबाब करें। तो ये आज की मुलाकात का एजेंडा था, ये साजिश थी, वो बुनी गई है और अब आप अगले चंद दिन के अंदर मौलवी फ़ज़ल रहमान को मज़ीद मुतहरक देखेंगे और आप उनकी बयानबाजियाँ भी देखेंगे और आप उनकी ठाठा भी देखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।